अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू विला। अभी मैं नावल का पार्ट नंबर 92 स्टार्ट करने लगी हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिरोसा को आदि ने झटके से अंदर खींचा था। एंजल इतनी बेवफाई, आदि ने अपनी आवाज में मुस्लिम दुख समोते हुए शिकायती लहजे में कहा था और मिरोसा अब भी हैरान सी उसके बाहों के हसार में कैद कर दिए। आदि, आप यूं अचानक यहाँ कैसे आए? मिरोसा के शिकवे पर ध्यान दिए बिना हैरत से बोलती, आपको बुरा लगा मेरा आना? आदि मुंह फैलाकर बेड पर जा बैठा था और मिरोसा बुखलाकर उसके पास आई थी। नहीं, वो तो मैं वैसे ही पूछ रही थी। आप प्लीज नाराज मत हो। और आपका फोन क्यों बंद है? मैं कॉल कर रही थी। मिरोसा के सामने बैठती बोली थी, यहाँ इस वक्त आने का आइडिया फहीम, हालिब और रकीम का था और मुझे आपकी याद उनका साथ देने पर मजबूर कर गई। उन्हें लगता था कि इस वक्त बिना डिस्टर्बेंस के आप सबके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका बहुत ही आराम से मिलेगा। आदि ने मिरोसा की पेशानी चूमते हुए बताया था। और आपका फोन? मिरोसा ने उसको देखकर झिकझिकते हुए पूछा था। वो अब आराम से अपनी वेस्ट कोट उतारकर सोने के लिए तकिया बराबर करके लेट रहा था। फिर उसने हाथ बढ़ाकर मिरोसा को अपने पास खींच लिया था। मैंने अपना फोन बंद कर दिया ताकि कोई हम दोनों को डिस्टर्ब ना करे। उसके बंदे बालों को खोलता हुआ बोला था, जो इस वक्त जोड़े की शक्ल में लिपेटे हुए थे। मगर आप लोग अब भी चोरी छुपे आए हैं ना? तो सुबह मम्मा पापा से क्या कहेंगे? मिरोसन ने खुद में गुम होते हुए आदि का पीछे करते हुए मन मनाते हुए पूछा था। उसके कंधों को जा बजा चूम रहा था, मगर मिरोसा की मन मनाती आवाज को सुनकर वो सर उठाते हुए मुस्कुराया था। हाँ, चोरी छुपी आए हैं, हालिम लेकर आया। वो पिछली बार आपके घर का खुफिया रास्ता देकर गया था, बस ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा। आपका चौकीदार तो हमें जानता है ना। उसने गेट खोल दिया और हम पिछली सीनों से ऊपर आ गए। अब आप मुझे रोमांस करने देंगी या यूं ही सवाल पूछते हुए पूरी रात गुजार देंगे? आदि ने आह में झंझलाते हुए कहा था। मगर मम्मा पापा सुबह। मिरोसा की बात पूरी होने से पहले आदि ने उसके लबों पर अपने लब रखते हुए लाइट ऑफ कर दी थी। रकीम और फहीम दबे पैरों से सनम के रूम में आए थे। सफीन का रूम हालिब को पहले से पता था, इसलिए वो आदि को लेकर बआसानी उसके रूम में पहुंच गया था। इन तीनों को पता था कि वो चारों बहनें दो अलग अलग रूम्स में दो दो के जोड़े में सोती हैं। सफीन और मिरोसा का रूम एक था और सनम आयशा एक साथ ही दूसरे रूम में होती थी, इसलिए हालिब आदि के साथ ही सफीन के रूम में चला गया था और रकीम फहीम के साथ ही सनम और आयशा के रूम में आ गया था। यार रकीम, तू एक काम करो ना, तू ना सफीन भाभी को वो जो सामने दाएं बाएं दो रूम्स है ना, उनमें से एक में ले जा। आशा तो कभी मेरे साथ नहीं जाएगी, ये बहुत डीठ है, मगर सनम भाभी शरीफ सी हैं, वो आराम से मान जाएंगे। फहीम ने सामने बने दो रूम की तरफ इशारा करते हुए कहा था और हकीम असबाब में साहिल लाता हुआ नीम अंधेरे कमरे में बेड की तरफ बढ़ा था और सामने ही बड़े से बेड पर सनम के साथ आयशा मोई हवाब थी। दोनों गहरी नींद सो रही थी। फहीम ने नाइट बल्ब की नैलोगू रोशनी में पुरस्कून नींद सोती भी अपनी शेरनी को मोहब्बत पाश नजर देखा था। एक तरफ सुकर सिमर का सोबी आशा का अंदाज बता रहा था कि वह नींद में कंग फू कती बिल्कुल नहीं है। उससे सचमुच फहीम को जानबूझकर पीटा था, जबकि रकीम ने भी गहरी नींद सोई हुई सनम को मीठी नजर देखा था। चल बेटा, अब तो आराम से भाभी को उठा और निकल, मैं जरा अपनी शेरनी को थोड़ा सा छेड़ लूं। फहीम ने रकीम के कान में सरगोशी की थी और रकीम ने सुबह में साल लाते हुए धीरे से झुककर सनम को अपने बाजू में उठा लिया था और बकौल सफीन के नींद में कोई आशा के पास से भी गुजर जाए तो भी उसकी आंख खुल जाती है। बिल्कुल वैसा ही इस वक्त हुआ था। रकीम सनम को उठाकर अभी कुछ कदम ही आगे बढ़ा था कि आशा ने पट से आंखें खोलती उसकी नजर नीम अंधेरे कमरे में अपने सर पर खड़े फहीम पर पड़ी, जो कि आशा की तरफ पीट के बैठ जाते रकीम को देख रहा था। रकीम सनम को उठाए बाहर निकल गया था एंड इसी वक्त आशा ने तेजी से ब्लैंकेट उतारते हुए एक जोरदार लात फहीम के कमर पर मार दी और वो इस अचानक हमले पर मुंह के बल फर्श पर गिरा था। चोर, तेरी इतनी हिम्मत, चोरी करता है, चोरी करेगा मेरे घर में? आशा उल्टे पड़े हुए फहीम की पीठ पर लाते मारते हुए बोलती और फहीम पीठ पर पड़ने वाली मसलसल जरबों पर बिलबिलाता हुआ फुर्ती से पलटा था और उसने आशा की टांग पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए खुद पर गिरा लिया था। आयशा मेरी जान, रिलैक्स। मैं हूँ आपका शोर, सरताज, निस्फ बेहतर, शरीके सफर, हमदम फाहिम। फाहिम दरानी, बदकिस्मत फाहिम दरानी, जो कि कल से अब तक अपनी बीवी से प्यार की जगह मार खा रहा है। वही लाचार मजबूर फाहिम दरानी जिसे आप कल से मुसलसल पीट रही हैं। हस्बैंड एंड वाइफ शादी के बाद एक दूसरे पर मोहब्बतों की बारिश करती हैं, लेकिन आप शादी वाले दिन से मुझ पर लातों, मुक्कों और थप्पड़ों की बारिश कर रही हैं। क्यों आयशा? क्या आपने कोई मन्नत मान रखी है मुझे कूटने की? अगर मेरी मम्मा पापा को पता चल गया ना कि आप मैं अपने शोहर को कल से इस तरह से पीट रही हैं, तो वो सदमे से बेहोश हो जाएगी। फहीम आशा के गिर्द दोनों बाजू को घेरे बनाए हुए मसनूई लाचारगी से बोला था। आशा हैरत से मुंह खोले उसकी बातें सुन रही थी और फिर फहीम के चुप होते उसके हाथ उससे हटाती हुई तेजी से सीधी हुई थी। फहीम, तुम इस वक्त
क्यों आए हो तुम यहाँ, वो भी इस तरह? मैं समझी चोर घर में घुस आया। आशा ने आगे बढ़कर लाइट जलाई थी और फहीम ने इतनी तेजी से जाकर दरवाजा लॉक किया था। आपकी मार बहुत यादगार थी, इसलिए फिर से पीटने चला आया, फहीम खिसकते हुए बोला था, और आशा ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी थी। अब ऐसी हरकतें करोगे तो मार तो पड़ेगी ना। वो सनम कहाँ है? आशा ने सनम की जगह खाली देखकर फहीम से पूछा था। वही है जहाँ उन्हें होना चाहिए था, रकीम उन्हें अपने साथ लेकर गया। फहीम सारे दांतों की नुमाइश करता बोला था। मतलब कहाँ लेकर गए हैं उसे? आयशा फहीम को घूरते हुए बोली। आयशा मेरी जान उसकी बीवी है, जान दिल चाहे लेकर जाए, और आप उन्हें छोड़ें। ये बताएं आपने कल वो सब क्यों किया था? मुझसे अलग सोने के लिए, है ना? फहीम ने आयशा के सामने आकर उसकी आंखों में देखा, कहा था, क्या क्या सबब? मैंने क्या किया? आयशा नजरें चुराती हुए बोले थे। आपने सोते हुए जानबूझकर मुझे मारा था ना कल, वो भी इसलिए कि मैं घबरा कर अपनी आप ही जगह चेंज कर लूं और आप मुझसे अलग सोके। फहीम ने आशा के दोनों हाथ पकड़ लिए थे। बिलीव मी आशा, मैं मुहाफिज हूँ, लुटेरा नहीं। मैंने आपसे कहा था ना कि यू कैन ट्रस्ट मी, मगर शायद आपको मेरी तरफ से बहुत सारे अंदेशात हैं। आशा, मैं चाहे कितना ही छछोड़ा से मगर आपके साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। कल पूरी रात मैंने आपको देखकर जागते हुए गुजारी है, और आज मैं आपका बहुत ही मिस कर रहा था, इसलिए इस वक्त आपसे मिलने चला है। मगर आपने कल कितना आप ही मुझे मारा। आपको पता है, मेरी मामा जान कहती हैं जनती औरतों की कुछ निशानियां होती है, जिनमें एक निशानी शोहर की फरमाबरदारी भी है। जनती औरतें अपने शोहर की इज्जत करने वाली होती हैं, उन्हें मारने वाली नहीं। और चले मान लिया आप मुझे बंद कमरे में मारती हैं, और मैं भी आपकी मोहब्बत में मजबूर होकर आपको दुनिया के सामने फरमाबरदार बीवी का टाइटल दे दूंगा, लेकिन वो फरिश्ते जो दिन से हमारे बंद कमरे की रिपोर्ट ऊपर पेश कर रहे होंगे, उनका क्या? उनसे तो ऊपर आप नेक शार फरमाबरदार बीवी का टाइटल हरगिज नहीं जीत सकेंगे ना। अफसोस, ऊपर तो रिश्वत भी नहीं चलती जो मैं हश्र वाले दिन कुछ देर दिला कर आप अपने साथ जन्नत में सेट करा सकूं। इसलिए प्लीज मुझे मारना बंद कर दें यार, थोड़ी इज्जत का ले मुझे गरीब के। फहीम पेशानी मसल का बेचारगी से बोला था, जैसे ये मसला वाकई उसे परेशान कर रहा। जबकि आयशा, जो कि फहीम के सीरियस अंदाज पर अपनी हरकत पर नादम होती, उसके अचानक ट्रैक चेंज करने पर पहले तो हैरान हुई और फिर मुंह पर हाथ रखे हंसी तो हंसी चली गई। अब के बाद फहीम हैरत से मुंह खोले हुए आयशा को हंसते हुए देखने लगा था। सीरियसली तुम बहुत ही फनी हो फहीम, आयशा हंसी रोका बामुश को बोली थी, और एक बार फिर खिलखिला कर हंसी थी। आयशा, मुझे होश तो दिलाए जरा, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं सचमुच आपको हंसता हुआ देख रहा हूँ या ये हवा बैक हुई। फहीम आयशा पर नजर टकाए खोए खोए लहजे में बोला था। तभी आयशा ने टका कर एक पंच फहीम के पेट पर मारा था। रकीम सनम को एहतियात से उठाकर बाहर तक लेकर आया था, लेकिन बहुत ध्यान रखने पर भी सनम की आंख खुल गई थी और खुद रकीम के बाहों में देखकर वह हैरान रह गए थे। रकीम, आप यहाँ यूं इस तरह कहाँ लेकर जा रहे हैं? मुझे उतारे नीचे, कोई देख लेगा। सनम ने सटपटाते हुए बोली थी, मगर वो अनसुने की वे सबसे पहले उसे लेकर आदि वाले रूम की तरफ गया था, लेकिन इस रूम का दरवाजा अंदर से लॉक था। उसके बाद वो दूसरे रूम की तरफ बढ़ गया था। इस दौरान उसकी बाहों में मौजूद सनम ने हैरत से इधर से उधर आता हुआ जाता हुआ देखे थे। दूसरे रूम में आकर उसने सनम को गोद से उतारकर सबसे पहले दरवाजा लॉक किया था। आप बोले, मेरी सिंड्रेला, क्या पूछ रही थी आप? रकीम आराम से चलता हुआ बैठ तक आया था और सनम के सामने अपना हाथ फैलाया दिया था। सनम को अपने पास बुलाने का इशारा था, मगर वह नफी में साह हिलाती झिझक अपनी जगह पर खड़ी रहे थे। वह स्किन ब्राउन ढीली सी लॉन्ग वेलवेट शर्ट और मेरून वेलवेट की कैप्टी पहने हुए थे। जोड़े में बांधे हुए बाल अब खुलकर बिखर गए थे। रकीम के दिल के धड़कने सनम को इस उलझे बिखरे रूम में देखकर बेतरतीब होती। ये बहुत ही बुरी बात है, कल से आप गलतियां कर रही हैं सुनीला। पहली गलती ये थी कि कल आप बिना मेरे वेट किए सो गई, मैंने माइंड नहीं किया और आपको नींद में बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। फिर दूसरी गलती आज की, वो ये कि मुझे बिना बताए यहाँ पर चली आई, एक काल तक नहीं गई। ये भी नहीं सोचा कि मैं वो कितना मिस करूंगा। खुशी खुशी मेरे बिना ही बागी चली आई। इस पर भी मैं बुरा बनाए बगैर खुद आपके पास चलाया। लेकिन अब तीसरी गलती आप कर रही हैं, मेरे मोहब्बत भरे हाथ को ना थामने की गलती, और इस गलती पर मेरा दिल भी बुरी तरह से टूटा है। शायद आपको मेरा आना बुरा लगा है। ओके, मैं जा रहा हूँ। रकीम मसनूई हल्की से बोलता हुआ उठ खड़ा हुआ था और सनम के पास से गुजर कर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा था। जब सर झुकाए खड़ी हुई सनम ने आगे बढ़ते हुए रकीम का हाथ पकड़ लिया था। रकीम चौंक कर रुक गया था और सनम को देखने लगा था, जो कि नम आंखों से उसको देख रही थी। कल रात के लिए मैं आपसे सॉरी खा चुकी हूँ, और आज सुबह मुझे बिना बताए आप पता नहीं कहाँ चले गए थे। मैंने आपका बहुत ही वेट किया और मेरे पास आपका नंबर भी नहीं था। किसी से फोन लेकर आपको कॉल करते शर्म आ रही थी कि सब क्या सोचेंगे। रूहानी सुबह आते ही आपका नंबर सफीन के साथ में सेव किया था, मगर आपने सुबह से मुझे कॉल नहीं की, इसलिए मैंने सफीन से नंबर लेकर आपको डिस्टर्ब नहीं किया।
آپ نے مجھے بالکل بھی یاد نہیں کیا، ورنہ گھر پر کال کر کے بھی میری خیر پوچھ سکتے تھے۔ آپ سے ناراض تو مجھے ہونا چاہیے، آپ مجھ سے ناراض نہیں ہو سکتے، سمجھیے۔ اگر مجھ سے ناراض ہوئے تو میں بھی کل ماما پاپا کے ساتھ ہی کینیڈا چلی جاؤں گی واپس۔ منتب سی آواز میں بولتی صنم کی دمکی بھی کتنی معصوم تھی۔ اس کی بڑی بڑی ہینے جیسی آنکھوں سے بے آواز آنسو بہنے لگے تھے، جو رکیم کی برداشت سے باہر کی بات تھی۔ تبھی اس نے مسکراتے ہوئے آگے بڑھ کر صنم کی خوبصورت آنکھوں کو چوما تھا اور اسے پہلے کی طرح باہوں میں اٹھاوے بیڈ پر لے آیا تھا، پھر اسے احتیاط سے بیڈ پر لٹاتے ہوئے اس کے پاس ہی لیٹ گیا تھا۔ کینیڈا چلی جائیں گی مجھے چھوڑ کر؟ تو پھر وہاں بنا میرے وہاں پر کیسے رہیں گے؟ رکیم نے کروٹ لے کر اپنا سر کونے پر ٹکا لیا تھا اور صنم کا رخ اپنی طرف موڑ لیا تھا۔ ویسے ہی رہوں گی جیسے پہلے رہتی تھی۔ وہ اپنی جھکی ہوئی نم پلکیں اٹھا کر رکیم کو دیکھنے لگی تھی، لہجے میں ناراضگی ہونس قائم تھی۔ اچھا تو مجھے بالکل بھی مس نہیں کریں گی؟ رکیم نے جھک کر اس کی پیشانے کو چوما تھا۔ نہیں نہیں، بالکل بھی نہیں، وہ آپ کی ہبکی سے بولتی۔ اچھا اب بھی نہیں؟ رکیم نے اس کی ناک کو چوما تھا۔ کہا نا بالکل بھی نہیں کروں گی۔ صنم نے کروٹ لینی چاہی تھی مگر رکیم نے اس کا بازو پکڑ کر اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا تھا۔ اچھا تو کیا اب بھی نہیں؟ آگے بار صنم کے ہونٹوں پر جھکایا تھا اور صنم نے اسے پیچھے دھکیلنا چاہتا، لیکن رکیم کی گرفت مضبوط تھی۔ یہ رکیم کی اپنی محبت پر استحقاق جتانے کی پہلی کوشش تھی۔ اس نے اپنی منہ زور ہوتے جذبوں کی شدتیں صنم پر آشکار کرنی شروع کر دی تھی، مگر اس کی بے لوث محبت کی پہلی شدت پر بری طرح سے گھبرا گئی تھی اور پرزور انداز میں اس کی گرفت سے خود کو آزاد کرواتے اٹھ کر بیٹھ گئے تھے۔ دک دک کرتا دل پسینہ تو کر باہر آنے کے در پر تھا، چہرہ جل کر بھاپ چھوڑنے لگا تھا۔ اتنی شرم تو اسے صبح بھی اس رکیم سے محسوس نہیں ہوتی جب وہ اس کے چہرے کے نقوش کو وحلانہ انداز میں چوم رہا تھا، جبکہ رکیم اسے سٹ پٹا کر دیکھ کر مسکراتا ہوا اٹھ بیٹھا تھا۔ کیا کیوں نہیں دیتی وہ سب جو آپ کی آنکھیں کہہ رہی ہیں صنم؟ رکیم نے جھٹکے سے اسے دوبارہ اپنی طرف کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لگا کر لٹا لیا تھا اور اس پر جھکتے ہوئے اپنے بازو اس کے گرد پھیلا لیے تھے۔ وہ ایک بار پھر مکمل طور پر رکیم کی گرفت میں کیا تھی۔ تبھی اس نے رکیم کی اس انتہائی قربت پر نروس ہوتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ آئی لو یو مائی سنڈریلا، رکیم نے اس کے کھلے بکھرے بالوں میں منہ چھپاتے ہوئے دھیرے سے سرگوشانہ انداز میں کہا تھا اور بے خودی میں اس کے چہرے پر جگہ جگہ مہرے محبت ثبت کرتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آف کر دی تھی۔ اس نے صنم کو اپنی باہوں کے حصار میں قید کر لیا تھا اور پھر بنا صنم کے احتجاج کی پرواہ کیے وہ اسے پور اپنی محبتوں کی بائٹ میں بھگونا شروع کر دیا تھا۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا نا کہ آپ زبردستی میرے قریب نہیں آئیں گے، سفین نے اپنی گردن پر حالب کے لمبو کا لمس محسوس کرتے ہی غصے سے کہا تھا۔ ہاں مجھے یاد ہے میں نے وعدہ کیا تھا، مگر آپ کو بھی یاد ہوگا کہ مجھے خود کو اگنور کیے جانا پسند نہیں ہے اور آج تو آپ نے میرے ساتھ حادثی لاپرواہی بڑھتی ہے، اس لیے آپ سزا کی مستحق تو ہیں۔ آپ حالب نے اس کے گال کو چوما تھا۔ کون سی لاپرواہی کی ہے میں نے؟ اپنے مما پاپا کے گھر آئی ہوں کیونکہ کل وہ لوگ جا رہے ہیں، میں سارا وقت ان کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے فون کو سائلنٹ کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ اور آپ کو میری لاپرواہی تو نظر آ گئی، خود کی لاپرواہی نہیں دکھائی دی؟ آپ آج صبح سے غائب تھے، وہ بھی بنا کسی کو بتائے ہوئے۔ آپ نے سوچا کہ کل رات کو آپ کی شادی ہوئی ہے، پورا گھر مہمانوں سے بڑا ہوا ہے، کسی کو آپ سے کوئی کام بھی ہو سکتا ہے یا آپ کی بیوی کی کوئی کام پڑ سکتا ہے، بس بے فکر ہوگا گھومنے نکل گئے تو میں کیا کرتی؟ میں تو مما پاپا کے ساتھ ہی جہاں چلی آئی اور سب کے ساتھ ہی مصروف ہو گئی، تبھی فون دیکھنا وہ بالکل بھول گئے۔ اور یہ کوئی ایسا جرم نہیں ہے جس کی مجھے سزا دیں۔ کال پک نہیں کی تو کیا ہوا؟ مجھے آپ کے گھر کل تو واپس آ ہی جانا تھا نا، تمام عمر اب آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے، سفین حالب سے دور ہوتے ہوئے بولے۔ آج اس نے حالب کے اپنے چہرے پر چلتے ہوئے ہاتھوں کو جھٹکنے کی کوشش نہیں کی تھی، ورنہ وہ غصے سے بھڑک اٹھتا۔ مگر غلطی تو غلطی ہوتی ہے نا میری جان، آج اپنے مما پاپا کے لیے آپ مجھے بھول گئی، پھر کل کسی اور کے لیے مجھے بھولنے کی غلطی کر بیٹھیں گی تو یہ تو آپ کی عادت بن جائے گی نا، اس لیے میں نے آپ کو پہلی ہی بار سزا نہ دے دوں تاکہ آئندہ کے لیے آپ یہ غلطی دوبارہ نہ دہرائیں۔ اور رہی بات میری لاپرواہی سے برتنے کی، تو لاپرواہ میں آپ سے کبھی نہیں ہوا۔ آج صبح سے میں ہاسپٹل میں تھا، بیرام کی نگرانی پر جن بندوں کو لگایا ہوا تھا، بیرام کل انہیں زخمی کر کے بھاگ گیا تھا، اس لیے ان کی عیادت کے لیے گیا تھا۔ حالب نے اسے دوبارہ سے اپنے پاس کھینچ لیا تھا اور وہ سفین کے چہرے پر جھکتے ہوئے بہکے انداز میں بولا تھا۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی مرضی کے بنا میں آپ کو نہ چھوؤں تو آپ کو آج پوری رات میرے ساتھ جاگنا پڑے گا، یہی آپ کی سزا ہے سفین۔ حالب سفین کی آنکھوں میں دیتا ہوا بولا تھا اور جھک کر اس کے ہونٹوں کو چوم لیا تھا، مگر وہ حالب کی بات پر اس کی حرکت پر بٹن سے بڑک کر آ گئے تھے۔ اوف حالب، پاگل پان کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، آپ میری شرافت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھا سکتے، چپ چاپ یہاں سے چلے جائیں ورنہ میں آپ کے ڈیڈ کو کال کر دوں گی کہ آپ یہاں ہیں اور مجھ سے بدتمیزی کر رہی ہیں۔
सफीन अब उस मेंटल केस से आजिज आ चुकी थी, जबकि उसके ऊपर झुककर उसे मसलसल छेड़ता हुआ हालिब सफीन की बात पर जोर से हंस पड़ा था, जैसे किसी नासमझ बच्चे की बात पर हंसता जाता। ओ माय पुअर सफीन, डैड को कॉल करेंगी? ओके, कॉल करना है ना तो कर दें। चलिए मैं वो कॉल लगा कर देता हूँ, और आपसे पहले मैं खुद उनसे कहूंगा कि मेरी अपनी बीवी के रूम में उसके साथ बदतमीजी कर रहा हूँ, ठीक है ना? उसके बाद कॉल करूंगा आपके पापा को, ताकि वो भी यहाँ आकर मेरी बेइज्जती देख ले। ओके, बट प्लीज लेट मी फिनिश माई किस स्वीट हार्ट। हार्ट सफीन का मजाक उड़ाते उसे अपनी तरफ खींचा था, मगर वो मजीद भड़कते हुए पीछे धकेलकर बेड से उठ खड़ी थी। आप हद से बाहर हैं हालिब, मुझे गुस्सा मत दिलाएं। वो हालिब को शहादत की उंगली दिखाते हुए बोले थे। ओह क्या वाकई ही? उफ, आपका गुस्सा तो मैं डर गया यार, देखे ना कांप रहा हूँ आपके डर से। और हद से ज्यादा तो मैं आपसे पहले बार चुका हूँ, ये कौन सी पहली बार है? मेरी बहादुर जंगजू बीवी, प्लीज आप मजीद गुस्सा करना ना, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, करे ना गुस्सा। आई एम वेटिंग माई हनी बी। हाली बाब उठकर बेड पर बैठ गया था और दिल जलाने वाली मुस्कुराहट से सफीन को देखता हुआ मजे से बोलने लगा था, जो दूर खड़ी उसे घूरे थे। रात पार जाकर क्या करेंगे बताएं जरा। सफीन के पापा हालिब के लबों पर एक जानदार मुस्कुराहट दौड़ गई थी, उसने आंखें चमकने लगी थी, यानी उसने सफीन को पसंद कर दिया था। आए पोल खेलते हैं, देखते हैं कौन जीता है, उसके बाद एक जबरदस्त सी मूवी देखेंगे। हालिब की बात पर सफीन ने सदमे से उसको देखा था, उसकी आंखें नींद से बंद हो रही थी। उसका मेंटल केस शोहर इस वक्त उसे पोल खेलने की दावत दे रहा था। हालिब मुझे नींद आ रही है, सफीन ने आखिरी कोशिश की थी। सफीन मुझे आप पर प्यार आ रहा है, हालिब शरारत से देता हुआ बोला था। उसकी बात का मफहूम समझ के उसको घूरने लगे थे। उसे इस पागल शख्स की फजूल हरकतों से अंदाजा हो गया था, अगर उसने हालिब की बात नहीं मानी तो वो लुसोड़े की तरह से चिपका रहेगा। तभी वो मरता क्या ना करता कि मुसादिक मरे मरे कदमों से बेड की तरफ बढ़ने लगी थी, क्योंकि हालिब की बात मानने के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं था। उफ आयशा, कभी बिना मार पीट के भी कुछ कर लिया करे ना, हर वक्त हाथ चलाना जरूरी है क्या? फहीम दोनों हाथ पेट पर रखता हुआ बोला था। तुमने तो कहा था होश दिलाऊं, इसलिए मैंने तुम्हें होश दिला दिया। आयशा हाथ जाते हुए बेड की तरफ बढ़ गई थी। आयशा मेरी जान, होश दिलाने के दूसरे भी तरीके होते हैं, प्यार भरे तरीकों की तो है मैं आपसे उम्मीद नहीं करता, मगर आप मुझे पंच कर सकती थी, हिला सकती थी, कान थपथपा सकती थी, मगर सीधा पेट में घूसा कौन सी बीवी मारती है यार? फहीम ने आशा के खूबसूरत सरापे पर देखते हुए कहा था। पैरेट ग्रीन वेलवेट के टॉप और हाफ वाइट वेलवेट कैप्टी वाले नाइट सूट में वो खुले बालों के साथ बेहद हसीन लग रहे थे। फहीम ने सरता पैर उससे बागौर देखा था। वो इस पर पूरा हक होते हुए भी कोई हक नहीं रखता था। वो आयशा का भरोसा जीत कर उसकी मर्जी से अपनाना चाहता था। हालिब वाली गलती करके वो अपनी आशा को मजीद कोई दुख नहीं देना चाहता था। पहले ही उसने बचपन से बहुत ही तकलीफें उठाए थे। आयशा आप सो रही हैं? मैं आपसे बातें करने आया था। फहीम आशा को पलट कर दोबारा ब्लैंकेट में घुसते हुए देखा, खुद भी बेड पर जाकर बैठ गया था। आशा ने ना समझी से उसको देखा था। मैं इस वक्त जाकर तुमसे बात करूंगी, ये गलत फहमी कैसी होगी तुम्हें? आशा ने एक आईब्रो उचकाते हुए फहीम से पूछा था। आयशा मेरी जान, मेरी आपसे शादी हुई है तो रात के इस पहर आपसे ही बात करूंगा ना। भले ही आपको मुझ जैसे छिछोरे से कोई लगाव नहीं है, मगर मुझे तो आपसे बहुत मोहब्बत है। इसी मोहब्बत की खातिर एक बार गोली खाई है, दूसरी बार इतनी मार। फहीम आशा के बराबर लेटने के बाद ही कोहनी पर सर रखते हुए बोला था। मिस्टर फहीम दरानी, गोली खाई थी आपने अपनी छिछोरी हरकतों पर, और मार खाई थी मुझसे पंगा लेने पर, शायद तुम भूल गए। आशा ने फहीम को याद दिलाया था। आई एक्सेप्ट माई जान, मगर वो क्या है ना कि मुझे तमीज ही नहीं है इस बात की कि जिससे मोहब्बत की जाती है ना उसके सामने खुद को कैसे पेश करना चाहिए। मुझे आपको देखते ही आप पर इतना प्यार आता है कि मैं कुछ ना कुछ उल्ट पटंग कर जाता हूँ। आपको याद है जब हमारा अपार्टमेंट आई थी तो मैं खुशी से बुखलाकर कितनी अजीब हरकतें कर रहा था और फहीम मगन सा बोल रहा था। तभी आशा ने उसे टोका था। तुम्हें दौरा पड़ा था और महीने में कई बार तुम्हें ये झटके लगते रहते हैं। आशा सुकून से बोली थी। उसकी बात सुनकर फहीम जोर से उछल पड़ा था। क्या बात करनी है आप? कौन सा दौरा, कैसा दौरा? फहीम का मुंह हैरत से खुल गया था। मुझे आदि बाई और रकीम ने बाई ने बताया था कि तुम्हें दौरे पड़ते हैं। आशा ने फहीम के पैरों पर भी ब्लैंकेट डालते हुए कहा था, जो सर्दी में ऐसे बैठ पर लेटा हुआ था, जबकि फहीम दिल ही दिल में आदि और रकीम को इन कमीने पर खतरनाक किस्म के गालों से नवाज गया था। आयशा मुझे कोई दौड़े नहीं पाते, वो कमीने झूठ बोल रहे थे। मैं आपको देखा खुशी से इतना बेकाबू हो जाता था कि वो ऊट पटांग हरकतें करने लगता था। इन कमीनों ने मेरे लिए अब ऐसा कहा और आपने यकीन कर लिया कि मुझे दौरे पड़ते हैं? फहीम ने ताकत से सह हिलाते हुए आशा से पूछा था। आशा के लबों पर फहीम की हैरान सूरत को देखकर तभी तभी मुस्कुराहट आ गए थे।
ہاں بالکل کر لیا، تمہاری حرکتیں ہی ایسی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ تم مینٹلی ریٹائرڈ ہو۔ عائشہ نے اس کی پیشانی انگلی سے بجائے تھے۔ عائشہ میری جان، کیا میں واقعی اتنا عجیب بہیو کرتا ہوں؟ فہیم نے صدمے سے پوچھا تھا۔ عجیب؟ عجیب نہیں، تم عجیب ترین حرکتیں کرتے تھے، یاد ہے اس دن جنگل میں؟ عائشہ بھی پرجوش سے اٹھ کر بیٹھی فہیم کو اس کی عجیب و غریب حرکتیں گنوانے لگے تھے، جس پر فہیم کی وضاحت بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی، اور پھر ان دونوں کو یہ پتہ نہیں چلا کہ ایک دوسرے کے ساتھ باتوں میں لگے ہوئے انہیں کتنا وقت گزر گیا تھا، اور یہاں تک کہ رات کا آخری پہر گزرنے کے بعد فجر کی اذان کی صدا بلند ہوئی تھی، جس پر عائشہ اور فہیم پوری طرح سے چونکے تھے۔ صبح 5 بجے نہ چاہتے بھی وہ چاروں واپس اپنے گھروں میں جانے کو اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ انہیں مراد ولا کے بیٹھ چھوڑنے ان کی بیویاں بھی ان کے ساتھ ہی آئی تھی۔ عائشہ فجر کی اذان سنتے فہیم کو باعزت طریقے سے دروازہ دکھا چکی تھی، تبھی فہیم نے غالب کے ساتھ ہی باقی 2 کمینوں کو بھی کال کر کے باہر بلایا تھا۔ رکیم اور ہادی ہنستے مسکراتے ہوئے اپنی شرمائی لجائی سی بیویوں کے ساتھ ہی مراد ولا کے گیٹ پر چلے آئے تھے۔ غالب نیند سے جھومتی ہوئی صفین کو باضد اپنے ساتھ ہی باہر گھسیٹ کر لایا تھا، جبکہ فہیم خود بھی گرم شال میں لپٹی ہوئی عائشہ کے ساتھ ہی گھر کے مین گیٹ پر کھڑا تھا۔ عادی اور رکیب مدم شمیلے سے انداز میں مسکرائی تھی۔ مسکراتی ہوئی مہروسہ اور صنم کو بائے بائے کرتے جیسے ہی فہیم کے پاس آ کر کھڑے ہوئے، فہیم نے انہیں گڑکا دیکھا تھا، ساتھ ہی اپنے بازو اور کوہنیوں کے بیچ ان دونوں کی گردنیں دبوچ لی تھی۔ چلو کمینو، گھر پہنچ کر تم دونوں سے مجھے ذرا کچھ حساب کتاب کلیئر کرنے ہیں۔ فہیم رکیم اور عادی کی گردن دباتے باہر کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ اس کا غصہ بھرا انداز دیکھ کر عائشہ زور سے ہنسی تھی، اور غالب بھی صفین کو دیکھتا ہوا مسکرایا تھا اور اس وقت نیند میں بری طرح سے جھوم رہے تھے۔ اب آپ سو سکتی ہیں مائی ڈیئر فیفی۔ غالب ادھر ادھر ڈولتی ہوئی صفین کے کام میں سرگوشی کرتا باہر کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ صفین نے بامشکل اپنی آنکھیں کھول کر تیر سے غالب کی پشت کو گھڑکا دیکھا تھا۔ پھر نیند میں ڈوبتی ڈگمگاتی ہوئی صفین مڑ کر اندر کی طرف چال دی تھی، اس کے پیچھے وہ تینوں بھی مسکراتے ہوئے اندر بڑھ گئے تھے۔